बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स बुक के यूनिट 2 विच इज काइनेमेटिक्स को अपने वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो फेडरल बोर्ड की तरफ से सबमिटिव हैं या इस यूनिट की क्या वेटेज है। देन फिर हम मूव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सबमिटेड टॉपिक्स। आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। 2.1 इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन जो कि सबमिटिव है। 2.2 इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2.3 इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। 2.4 के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। 2.5 के अंदर हम स्टडी करेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे सबमिटिव हैं। अगर हम मूव ऑन करें और देखें कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है, यानी कितने परसेंट के करीब पेपर इस चैप्टर में से बनना है, तो फेडरल बोर्ड ने कहा है कि इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 13% है, यानी 13% के करीब पेपर आपका इस यूनिट में से बनेगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और सबसे पहले 2.1 आर्टिकल विच इज रेस्ट एंड मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट और मोशन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है, इसको देख लेते हैं और देन फिर हम मूव ऑन करेंगे और अपने आर्टिकल को वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो देखिए कि ये जो वर्ड काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है मोशन। यानी बेसिकली काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशंस की स्टडी करते हैं। अब मोशन की किस तरह से स्टडी करते हैं, एक तो हम ये देखते हैं कि मोशन कितने टाइप्स का है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मोशन से एसोसिएट हैं। जैसे अज्यूम करें कि आप एक क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हैं। अब ये क्रिकेट बॉल जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, ये कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी और कितना ये एक्सेलरेट करेगी, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं मोशन से रिलेटेड, ये हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं मोशंस के डिफरेंट पैरामीटर्स को और साथ साथ हम टाइप्स ऑफ मोशंस को स्टडी करते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां हम काज नहीं पढ़ते कि मोशन के पीछे काज क्या है, कि जैसे कोई बॉल मूव कर रही है तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों मूव कर रही है, तो ये हम यहाँ काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं स्टडी करते। इसकी स्टडी करने के लिए हमें डायनामिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम लिखेंगे कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स दैट प्रोड्यूस दैट मोशन। यानी यहां हमने फोर्स को कंसीडर नहीं करना जिसने उस मोशन को प्रोड्यूस किया है, जस्ट हमने मोशन को डिस्क्राइब करना है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स की जो ब्रांच हम स्टडी करते हैं, इसको हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। आई होप आपको काइनेमेटिक्स के बारे में समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं और अपने 2.1 आर्टिकल को स्टडी करते हैं विच इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं 2.1 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज अबाउट रेस्ट एंड मोशन, और इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहाँ देखिए हमारे पास बसेस हैं और इस बस के अंदर एक स्टूडेंट भी बैठा है। अब एक ऑब्जर्वर है जो आउटसाइड द बस जो है वो खड़ा है। लेट्स सपोज ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इन बसेस को देख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर ये कहता है कि बस थोड़ी देर पहले, लेट मी ओपन पॉइंटर, बस थोड़ी देर पहले यहां थी। फिर ये ऑब्जर्वर देखता है कि बस थोड़ी आगे चली गई और उसके बाद ये देखेगा कि बस इसको पास कर गई। तो ये ऑब्जर्वर कहता है, यानी ये जो बायर एक रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर है, ये कहता है कि ये जो बस है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मी। मेरे लिहाज से ये बस जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो मैं कहूंगा, यानी ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये जो बस है वो मोशन में है। तो मोशन हम किसे कह रहे हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, तो हम इसको कहेंगे कि वो मोशन में है, क्योंकि ये मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। अब देखें एक और ऑब्जर्वर है। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वर है ये स्टूडेंट को भी देखता है।
तो ये कहता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट पहले यहाँ था, इसकी पोजीशन यहाँ थी, अब थोड़ी देर बाद बस आगे जाएगी तो स्टूडेंट भी आगे जाएगा, उसके बाद एक और बस और आगे जाएगी तो स्टूडेंट और आगे जाएगा। दैट मीन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इस स्टूडेंट ने भी अपनी पोजीशन चेंज की, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो भी मोशन में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। और रेफरेंस क्या है? ये बायर वाला ऑब्जर्वर। अच्छा, अब एक और ऑब्जर्वर है, एक और ऑब्जर्वर है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो इस बस के अंदर यहां कहीं बैठा है। अच्छा, ये भी इस स्टूडेंट को देखता है, तो ये देखता है स्टूडेंट को, तो ये कहता है कि भाई मैं तो पता नहीं कहां से सफर करके आ रहा हूं, तो मैंने देखा है पूरे सफर में इस स्टूडेंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। यानी ये इसका मतलब ये है कि इसने पोजीशन चेंज नहीं की, आल्दो के बस मूव कर रही है, लेकिन ये जो स्टूडेंट है वो इस रेफरेंस के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा, जो बस के अंदर बैठा है, वो कहेगा कि ये जो स्टूडेंट है वो रेस्ट पर है। अब आप बताएं कि स्टूडेंट रेस्ट पर है या मोशन में है, क्योंकि एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो रेस्ट पर है, और एक ऑब्जर्वर कह रहा है कि ये स्टूडेंट जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट रेस्ट पर है या मोशन में है, वो इस चीज का तयन उसके रेफरेंस से होगा कि अगर वो अपने रेफरेंस के लिहाज से या अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यानी ये स्टूडेंट अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट पर है। और यही स्टूडेंट अगर अपने सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में है। तो अब यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेफरेंस, या फिर आप कह सकते हैं सराउंडिंग। तो अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से? हम इसको लिखेंगे कि an object is said to be at rest if its position does not change with time relative to a reference point। यानी रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पर है, जिस तरह से इस ऑब्जर्वर ने देखा था बस के अंदर जो है वो रुका हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल ये है कि बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अब बुक पड़ी है टेबल के ऊपर तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। एक कार है जो पार्क हुई हुई है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। अ स्टूडेंट सिटिंग इन अ क्लासरूम, तो ये सारे रेस्ट की एग्जाम्पल हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम मोशन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद द टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वर है, सॉरी ये मोशन में है। इसकी एग्जांपल क्या है? मूविंग कार है, फ्लाइंग क्रिकेट बॉल है, या फिर रनिंग एथलीट है, ये क्या है? मोशन में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ जाएं तो मोशंस को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 मेन टाइप्स। वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज रोटेटरी, एंड थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? तो ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए इस फिगर को देखें। देखें, ये हमारे पास एक बॉल है, और इस बॉल के ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट्स बना दें, यानी आप एक मार्कर लें और इसके ऊपर एक पॉइंट P1 मार्क कर दें, P2 मार्क कर दें और P3 मार्क कर दें, और इस बॉल को हवा में दूसरे बंदे की तरफ थ्रो करें। तो जब आप थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट जो आपने मार्क किए हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट जो है वो ज्यादा आगे चला जाएगा और कोई पॉइंट पीछे रह जाएगा, ये इक्वली मूव करेंगे। तो यहां यही डेफिनेशन है कि ट्रांसलेटरी मोशन इज द मोशन इन विच एवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, वो सेम डिस्टेंस मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक तो ये सेम डिस्टेंस भी मूव करेंगे और सेम डायरेक्शन में भी मूव करेंगे ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें क्या हमने देखा कि डिस्टेंस भी सेम होगा, सारे पार्टिकल डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल करेंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो इसको हम नाम देंगे ट्रांसलेटरी मोशन का। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करता तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। रोटेट का मतलब है कि अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं करता, जिस तरह फैन वगैरह। अ कार मूविंग ऑन द रोड, एक कार जो चल रही है सड़क के ऊपर, या ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक, या कोई पर्सन वॉक कर रहा है, तो ये सारी एग्जांपल हैं ट्रांसलेटरी मोशंस की। अच्छा, अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर टाइप्स की तरफ जाएं तो वन इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशंस क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। यानी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये
रेक्टिलिनियर हो गई, जैसे एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर, ट्रेन मूव कर रही है, या एलिवेटर जो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जांपल है। सेकंड वी हैव कर्विलीनियर, और कर्विलीनियर में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के ऊपर चल रहा है, ये कर्व पाथ बिल्कुल गोल भी हो सकता है और स्लाइटली कर्व भी हो सकती है, यानी लेट्स सपोज ये एक कर्व पाथ है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है और ये भी एक कर्व पाथ है, यानी सर्कुलर, ये जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट हैं और वो रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, वो कर्विलीनियर मोशन कर रहे होंगे, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे वो अपना मोशन और इस तरह से ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दोबारा वापस यहाँ आ जाएंगे। तो ये कौन सा मोशन होगा, ये कर्विलीनियर मोशन होगा। इसको रोटेटरी मोशन नहीं कहते, इसको सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। थ्रोन बॉल, कार टेकिंग अ टर्न, या वाटर फ्लोइंग थ्रू अ कर्व पाइप, ये इसकी एग्जांपल है। यानी पाथ क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। ये सेमी कर्व भी हो सकता है और फुली कर्व भी हो सकता है। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब इरेगुलर मोशन है और अनप्रिडिक्टेबल पाथ है जिसके ऊपर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जैसे फ्लाइंग बटरफ्लाई या मॉस्किटो हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शंस नहीं होती, इसको हम वो नाम देते हैं रैंडम मोशन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ मोशन विच इज रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द अगर रोटेट करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। अच्छा, यहां मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूं। देखिए, अर्थ दो तरह के मोशन कर रही है। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं ई। अच्छा, ये दो तरह के मोशन कर रही है। एक, ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है इस तरह से, यानी ये सन है, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल करती है। तो ये जो मोशन होगा ना इसका, इसको हम नाम देंगे, यानी यहां से चलेगी अर्थ ऐसे सूरज के गिर्द ऐसे, ये पूरा ऐसे फिर वापस आ जाएगी, तो इसको बोलेंगे कर्विलीनियर मोशन। लेकिन यही अर्थ जो है वो दूसरा मोशन भी कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, जिसको हम स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं, यूं इस तरह से, जिसके बदलने से यानी जिसकी मूवमेंट से रात और दिन आते हैं। तो ये जो मोशन है ना, यानी ऐसे ये वाला ऐसे गोल गोल भी घूम रही है, तो इसको हम बोलते हैं ये रोटेटरी मोशन। अपने एक्सिस के गिर्द जो घूम रही है इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन, और सूरज के गिर्द जो घूम रही है इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन या कर्विलीनियर मोशन भी कहेंगे। तो रोटेटरी मोशन इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट अ फिक्स एक्सिस। अपने एक्सिस के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे फैन है, बाइसाइकिल का व्हील है, या अर्थ रोटेटिंग है, ये सारे के सारे रोटेटरी मोशन में आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल भी है, जैसे अगर कोई बॉल है जिसको आप किक कर रहे हैं और वो रोड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो है मूव करके जा रही है, तो वो रोटेट हो रही होगी। लेकिन यही बॉल अगर फ्लाई करके जाएगी तो फिर रोटेट नहीं होगी, फिर वो जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी, या फिर आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है तो ये क्या कहलाएगा, ये इसको हम नाम देंगे रोटेटरी मोशन का। Now we have last type of motion which is vibratory motion। और vibratory motion क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। यानी लेट्स सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है, आप जानते हैं पेंडुलम जो अक्सर जो है वो क्लॉक के साथ अटैच होता है। अगर कोई एक स्टोन ले लें और इसको आप किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी धागे के साथ अटैच कर लें और इसको उठा लें यहाँ थोड़ी एक्सट्रीम पोजीशन पर, रिलीज करें, तो ये ऐसे यहाँ से जाएगा और जो है वो क्या करेगा, दोबारा जो है वो मोशन वापस आएगा इस तरह। तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी कभी एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड ऐसे और फिर कभी बैकवर्ड मूव करेगा, और इस तरह की जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ लिखा है वाइब्रेटरी मोशन इज द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और यू कैन से इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें सिंपल पेंडुलम है या फिर वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग है, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं। ट्यूनिंग फॉर्क भी आप कह सकते हैं कि वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं 2.2 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहाँ देखें, सपोज करें कि ये हाउस है किसी स्टूडेंट का और ये उसका स्कूल है। अब उसने हाउस से स्कूल जाना है, तो जो एक्चुअल पाथ है वो इस तरह से है, या तो वो यहाँ से इस स्ट्रीट से ऐसा होता हुआ यहाँ से यूं स्कूल पहुंच जाए, और या फिर वो यहाँ से सीधा जाए और इस नॉर्थ स्ट्रीट से होता हुआ
वो स्कूल पहुंच जाए। तो बात ये है कि ये जो एक्चुअल पाथ है, लेट्स सपोज वो यहाँ से ईस्ट स्ट्रीट में पहले जाता है और देन फिर नॉर्थ स्ट्रीट में जाता है, तो ये जो एक्चुअल पाथ वो ट्रेवल करता है, जिसको यहाँ ब्लू एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये इसका है डिस्टेंस। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका जो है वो एरियल व्यू देखें तो आप देखेंगे कि स्कूल से लेकर हाउस से लेकर स्कूल तक का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो कितना है, तो वो यहाँ से इस रेड एरो की मदद से हमें दिखाई दे रहा है। यानी कम से कम डिस्टेंस कितना है, तो ये जो कम से कम डिस्टेंस है हाउस से लेकर स्कूल तक का, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। आल्दो के यहाँ से जाया नहीं जा सकता, ये एरियल व्यू है और हम एयर से देख रहे हैं, लेकिन ये कम से कम फासला है और जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर यहां से ऐसे भी चले जाए या किसी और डायरेक्शन में जाएगा तो वो कम से कम फासला नहीं होगा, बल्कि वो मैक्सिमम फासला हो सकता है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इसी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो यहां से ऐसे भी जाया जा सकता है, यहां से ऐसे भी जाया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल पाथ जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। अब हम देख लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे किस तरह। तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। डिस्टेंस बेसिकली टेल अस हाउ मच पाथ एन ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ जो है वो ट्रेवल किया है। इट डज नॉट कंसीडर डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जो है वो कंसीडर नहीं की जाती। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर है एक स्ट्रेट लाइन की मदद से। इट ऑलवेज इंक्लूडेड डायरेक्शन, इसमें लाजमी तौर पर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर यहां हम फर्दर देखना चाहें तो ये डिफरेंस है कि टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जो टोटल लेंथ होगी इसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी जस्ट इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती और इस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो एसेंशियल होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो हो सकता है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, यानी डिस्टेंस नहीं हो सकता या पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, यानी डिस्टेंस या तो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के या तो उससे ग्रेटर हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है वो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के। तो ये वो हमारे पास डिफरेंस है जिसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद करना है। एक और चीज मैं बताता चलूं कि जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है। रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं तो रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप सेम लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एस से, डी से, स्मॉल डी से, एस से, इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करें। ये स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं 2.3 आर्टिकल विच इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहां देखें, यहाँ टू डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट जो है वो 5 किलोमीटर की वॉक करता है 1 आवर में, और ये चलकर स्कूल आता है 1 घंटे में। और दूसरा स्टूडेंट जो है ये भी 5 किलोमीटर की वॉक करता है 1 आवर में। दोनों इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डू बोथ स्टूडेंट हैव द सेम स्पीड, क्या दोनों की सेम स्पीड है, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि स्पीड हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का टाइम भी सेम है। अच्छा, लेकिन यहां थोड़ा सा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और ये स्टूडेंट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डू बोथ स्टूडेंट्स हैव द सेम वेलोसिटी, क्या इन दोनों की सेम वेलोसिटी है, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 किलोमीटर है 1 आवर में, यहां भी डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर 1 आवर में, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम निकलेगा मैथमेटिकली। लेकिन वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी।
ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी आती है, मैं अगर यहां लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है। इसकी वेलोसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी दूसरे b स्टूडेंट की जो वेलोसिटी होगी उसको मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखना पड़ेगा v इज इक्वल टू -5 किलोमीटर पर आवर। अब ये -5 क्या बता रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये जो बी स्टूडेंट है इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी ये ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है और साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, जबकि स्पीड जो है वो जस्ट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। इसी वजह से हम स्पीड कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, जबकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखें यहां डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, इस वजह से स्पीड हमारे पास स्केलर है। अब वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से ये जब टाइम से डिवाइड होगा तो यहां क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से और फर्दर अंडरस्टैंड किस तरह से करेंगे। अब देखें यहां मैं इसको लिखता हूं, देखें स्पीड क्या है, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम के अंदर, इसको हम नाम देंगे स्पीड का। ये बेसिकली हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि कितनी तेजी से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। अब देखें डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, यानी आप डिस्टेंस की जगह मीटर लिख सकते हैं, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इस तरह स्पीड की जो यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड आएगी। अच्छा, इसकी ना एक और तरह से भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि आगे जब आएगा तो फिर हमें पता होना चाहिए। देखें यहां देखिए टाइम डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्या कह सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। मैं कह रहा हूं कि आप इसको कह सकते हैं रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है, और रेट क्यों लगाया, क्योंकि नीचे क्या है, टाइम है। तो स्पीड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस में जो टाइम के लिहाज से चेंज आता है इसको हम नाम देते हैं स्पीड का। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कोई कार मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर और रनर कंप्लीटिंग 10 मीटर इन 10 सेकंड, इन बोथ केसेस ओनली द रेट ऑफ मोशन इज गिवन। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट हम मूव करते हैं और देखते हैं वेलोसिटी को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। यहां देखिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम को हम स्पीड कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन करें तो इसको हम कैसे कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां अब ऊपर क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह अब यहां हमने लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है, लेकिन साथ में हमने डायरेक्शन भी लिखनी है। आमतौर पर क्लास 9 में हम ये डायरेक्शन नहीं लिखते, जस्ट ये लिख देते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन हायर क्लासेस में आपको ये डायरेक्शन भी लिखनी है, जैसे कि यहाँ लिखा है ईस्ट, या आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, वाई एक्सिस कह सकते हैं, जैसे 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थ लिखा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो यानी इसमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी है और मैग्नीट्यूड भी मेंशन करना है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम देख लेते हैं एक शॉर्ट सा डिफरेंस के स्पीड बेस करती है डिस्टेंस के ऊपर, वेलोसिटी बेस करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें डायरेक्शन जरूरी है वेलोसिटी में। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, डिपेंड होता है कि इसमें डायरेक्शन कौन सी यूज की गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं जो डिफरेंट टर्म्स हैं एसोसिएट हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड के साथ, उनको हम
अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी किसे कहेंगे। तो जब भी वर्ड एवरेज आ जाए, अब सपोज करें कि आप रावलपिंडी से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस पूरे सफर में ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी गाड़ी की स्पीड एक जैसी रहे, कांस्टेंट रहे। कहीं गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक का, और टोटल टाइम आपने कितना कंज्यूम किया है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की किसी खास वक्त के ऊपर अगर आप कोई वेलोसिटी देख रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स सपोज आप लाहौर से लेकर रावलपिंडी से लेकर लाहौर जाते हैं इन 4 आवर्स, तो आप देखते हैं कि जब 3.5 आवर्स होते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो जो वेलोसिटी आप कैलकुलेट करेंगे उस वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंट इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज ना हो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, यानी ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो। यानी एक आवर हुआ तो 20 किलोमीटर की वेलोसिटी थी, फिर अगला एक आवर हुआ तो फिर 20 किलोमीटर की वेलोसिटी, 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, फिर एक आवर हुआ तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसी तरह से वेरिएबल वेलोसिटी भी है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब ये जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसको हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। बिल्कुल इसी तरह से एवरेज स्पीड भी बिल्कुल ऐसी ही है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बिल्कुल ऐसी ही है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप स्पीड देख रहे हैं लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं है स्पीड के केस में। इसी तरह से यूनिफॉर्म स्पीड ये है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म स्पीड है, और वेरिएबल स्पीड तब कहेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 2.4 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। यहाँ देखें, यहाँ एक स्टूडेंट है जो कि एक साइकिल पर स्कूल जा रहा है, और स्कूल जाते जाते उसको ये महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रैवल कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन 10 सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी को 15 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पर ले जाता है। तो यहां उसकी वेलोसिटी चेंज हुई ना, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। ना सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी, बल्कि ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितने टाइम के अंदर आ रहा है, ये यहां बड़ा क्रूशियल है कि कितने टाइम के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। और फिर डेफिनेटली जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसको अपनी स्पीड जो है या वेलोसिटी स्लो डाउन करना पड़ेगी। तो अब यहां देखें कि यहां फिर वेलोसिटी 75 किलोमीटर पर आवर है, अब वो चाह रहा है कि उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए, यानी 40 या 20 पर आ जाए, तो अब उसको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज वेलोसिटी भले वो इंक्रीज में हो या डिक्रीज में हो, तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम नाम कहते हैं एक्सेलरेशन का। अब हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे या फिर याद कैसे करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज देख लें। अभी हमने प्रीवियस देख कर आए हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, ये आप लोग बताएं। वेलोसिटी हमारे पास होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये आप डेफिनेशन पढ़कर आए हैं कि डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के लिहाज से चेंज होता है, चेंज आता है, इसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का। ठीक हो गया, ये अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर हम वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन करें इस लिहाज से, क्योंकि नीचे टाइम आ रहा है और ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो नीचे किसी भी क्वांटिटी के नीचे जब टाइम आ जाता है तो हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं रेट से। रेट ऑफ, अब ऊपर ये है चेंज और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखें, यहां देखें
एक और एग्जांपल देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल कि स्पीड आप पढ़ कर आए हैं, मैं SP लिख देता हूं, दैट मीन स्पीड। और स्पीड क्या है? स्पीड हमारे पास होती है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस में जो चेंज आता है टाइम के लिहाज से, इसको हम नाम देते हैं स्पीड का। अच्छा, अब देखें कि इसको अगर हम ऊपर की डेफिनेशन के लिहाज से डिफाइन करें तो कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन भी ऐसी कोई चीज है। एक्सेलरेशन क्या है? अब एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन इज, पहली बात तो ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम इसकी तरफ आते हैं तो ये बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, यहाँ टाइम बड़ा क्रूशियल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने टाइम को वो नहीं करना। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है, बेसिकली बच्चों से पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या है तो वो कह देते हैं कि सर इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी। ये बात ठीक है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम आपने लाजमी बोलना है। वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से, इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। तो देखें, अब नीचे टाइम आ गया, इसको क्या हमने कहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity। यही डेफिनेशन लिखी है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये विद टाइम आगे नहीं आएगा क्योंकि यहां हमने ऑलरेडी रेट लिख दिया है, तो इट्स श्योर कि यहां टाइम का जिक्र किया है। मैं इसको काट देता हूं ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगर फर्दर आगे देखें तो आप देखें, आप लोगों को ये बात पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से एक्सेलरेशन भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है बल्कि इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन वही ली जाती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन ली जाती है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी, यानी ये जो चेंज है ये पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये जो चेंज है वो नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हम इसको फार्मूला की यानी चेंज को लिखना चाहें, ये डेल को लिखना चाहें, डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज। ये जो डेल आ रहा है, ये एक MCQ भी आया हुआ था पास पेपर में कि डेल का मतलब क्या है। तो ये जो डेल ऑपरेटर है बेसिकली इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में जो चेंज देखना है तो देखें 2 पॉइंट्स है ना, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हम चेंज देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये था, यहां से एक कार चली और यहां तक पहुंची, तो इस जगह उसकी वेलोसिटी 5 थी, 5 किलोमीटर पर आवर, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर आपने चेंज देखना है तो कैसे करेंगे? ये जो बाद वाली वेलोसिटी होती है ना, इसको हम नाम देते हैं फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है, और पहले जो वेलोसिटी होती है इसको नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी का। तो बाद वाली वेलोसिटी में से हमेशा आप लोगों ने पहले वाली वेलोसिटी माइनस करनी है और डिवाइड कर देना है कि कितने टाइम के अंदर हुआ। मैं कह देता हूं 2 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हुआ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया? ये बात हो गई हमारे पास के vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो ये मैथमेटिकली आपने इसको ऐसे लिखना है, डेफिनेशन की हद तक आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम फर्दर चलते हैं और आगे मजीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हम SI यूनिट की बात करें, ये तो हमें बात पता चल गई कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट को मैं यहां लिखना चाहूंगा। देखें एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन अभी आप देख कर आए हैं कि चेंज इन वेलोसिटी है, ये याद कर लें, आप पल्ले मान लें, बिल्कुल इसको आपने भूलना नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी की क्या यूनिट है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? और टाइम की यूनिट क्या होती है? तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कंबाइनली हम इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया? ये हमारे पास लिखा है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है। नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये है कि एक्सेलरेशन 3 तरह से होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, या फिर जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? तो देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेट कर रहा है।
और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, और साथ में नेगेटिव का साइन भी आएगा। और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ही नहीं है, दैट मीन जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखें, कार स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड एंड रीचेस 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो गई इन 5 सेकंड्स, तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसको हम इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसी तरह से अ कार स्लो डाउन फ्रॉम 20 टू 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इनको माइनस करें तो ये माइनस आ गया है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक रहा है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहां देखें कि कार सपोज अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स, सिंस इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो एक्सेलरेशन होगा। अब हम फर्दर आगे चलते हैं और मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सेलरेशन की फर्दर टाइप्स। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसको आसान लफ्जों में यूं समझाऊंगा मैं, आप इसको पढ़ते रहिएगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन समझाने की हद तक अगर मैं चलूं तो देखिए फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट था ए, ठीक है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी वेलोसिटी को यानी यहां वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया, और यहां से वो अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करती है या करता है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ से वो जो है मूव जब करता है तो यूं ही आप कह लें कि 30 मिनट होते हैं, चलें मिनट कर लेते हैं या 30 सेकंड कर लें, क्योंकि एसआई में हमने रहना है तो 30 सेकंड कर लेते हैं। 30 सेकंड होते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो जाती है, 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो वेलोसिटी में चेंज आया, अब देखें तो एक्सेलरेशन होगा। अब आगे देखें कि फर्दर मजीद 30 सेकंड होते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक हो गया। तो देखें कि जितना टाइम लग रहा है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहां 30 सेकंड थे, 50 स्पीड इंक्रीज हुई, यहां भी 30 सेकंड थे, 50 स्पीड इंक्रीज हुई। तो इसको क्या बोलेंगे कि यहां जो एक्सेलरेशन निकलेगा और इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। तो यहां लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity changes by equal amount in equal interval of time। यानी equal interval of time में equal velocity increase कर रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से जरूरी नहीं है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। यानी आप इस तरह भी ले सकते हैं कि पहले 100 थी, जो ही 30 सेकंड गुजरे तो गाड़ी की वेलोसिटी 50 पर आ गई, फिर 30 सेकंड गुजरे तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहां भी यूनिफॉर्म रिटर्डेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन आप इसको कह सकते हैं। ये वो एग्जांपल है, इसको इसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप बात को समझ गए हैं। इसी तरह से इसकी अगर हम एग्जांपल लें डेली लाइफ के अंदर तो वो है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है यानी आसमान से नीचे गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वो इस तरह का मोशन करता है कि जो ही एक सेकंड गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी 9.81 इंक्रीज कर जाती है, फिर अगला सेकंड गुजरेगा तो फिर 9.81 इंक्रीज कर जाएगी, यानी 18 पॉइंट समथिंग पे वो पहुंच जाएगी। तो इस तरह हर एक सेकंड के बाद जो फ्री फॉल कर रहे होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, उनके हर एक सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी में 9.81 का मीटर पर सेकंड का इजाफा होता है। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा दे देता हूं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, 0 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, और जो ही 30 सेकंड होते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 पर पहुंच जाती है। अब होना ये चाहिए कि जो अगले 30 सेकंड होंगे उसमें 100 पर पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी जो ही नेक्स्ट हमारे पास 30 सेकंड गुजरते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 70 मीटर पर सेकंड हो जाती है, दैट मीन 20 का इजाफा हुआ। तो ये जो इंक्रीज आ रहा है वेलोसिटी में, जो चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसा नहीं है, इसी वजह से इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। और इसकी एग्जांपल देखें तो ये है डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आती है कि अ कार मूविंग थ्रू अ सिटी ट्रैफिक के अंदर से जब कार चलती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, कहीं उसकी वेलोसिटी ज्यादा करनी पड़ती है, कहीं कम करनी पड़ती है, ठीक है। और इसी तरह से एक साइक्लिस्ट है जो स्पीडिंग अप कर रहा है या स्लोइंग डाउन हो रहा है रिपीटेडली, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। Next, we have second last, I think, topic which is about motion due to gravity. अब gravity के अंदर motion कैसा करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो अर्थ है ये ग्रेविटी की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट को पुल करती है, खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। तो अब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर भेजें तो वो जब वापस आ रहा होगा तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है वो गिर रहा होगा, तो उसका जो मोशन होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो ग्रेविटी है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ की तरफ आ रहा है। अब देखें कि हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टुवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट्स मोशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मोशन, और यू कैन से इट्स मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब ये देखें कि जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके अंदर ऐसा कुछ है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट को जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको उसकी वेलोसिटी में जो चेंज लाती है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसकी वेलोसिटी आपने होल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो ही 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड का टाइम गुजरता है, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो आ जाता है, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है। फिर जो ही अगला 1 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये हमारे पास ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है 9.81 और यू कैन से 10, यानी ये एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन कौन करवा रहा है? ग्रेविटी। तो हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये 9.81 होता है, लेकिन हम इसको आमतौर पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। अच्छा, अब देखें, अब अगर आप मजीद इसको समझें तो देखें कि ये वही एग्जांपल है जिसको भी हम देख कर आए हैं कि जो ही 1 सेकेंड होता है तो किसी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वेलोसिटी जो है वो 9.81 मीटर जो है मीटर पर सेकेंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से फिर अगले सेकंड में 9.81 इंक्रीज होगी तो 19.6 हो जाएगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। अच्छा जी, अब देखें कि इसकी जो एग्जांपल है, इसमें हमने ये कंसीडर करना है कि फ्री फॉल क्या है। तो फ्री फॉल ये है कि आमतौर पर जब भी ऊपर से कोई नीचे ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई पैराट्रूपर है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डेफिनेटली एयर जो है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे। तो हम एयर होती है, एग्जिस्ट करती है, निगलेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम एयर को निगलेक्ट कर दें, निकाल दें कि एयर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, वो जस्ट फ्री फॉल कर मतलब गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो मोशन है ग्रेविटी की वजह से वो फ्री फॉल है। यानी यहां लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls under the influence of gravity only and air resistance is neglected, it is said to be free fall। इसको free fall बोलेंगे। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.81, ये अर्थ की सरफेस के करीब कांस्टेंट है, लेकिन जब जब आप दूर चलते जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू में चेंज आता जाएगा, ठीक है। ऑल फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर मैसेज। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जांपल आप 1 kg का स्टोन नीचे गिरा रहे हैं ऊपर से और 5 kg का स्टोन नीचे गिरा रहे हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने kg का स्टोन जो है वो अर्थ पर जल्दी पहुंच जाएगा, तो दोनों जो है वो सेम टाइम में पहुंचेंगे, 1 kg का भी और 5 kg का। एक इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था, और वो वैसे एक मैट्रिक के बाद आप समझ लें कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, तो उसमें ये बहुत पुरानी बात है, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि अगर 1 kg, और वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन डिफरेंट उन्होंने मैसेज थे, एक 1 kg था और एक आप 5 kg अज्यूम कर लें,
तो इसको अगर हम ऊपर से नीचे गिराएं तो क्या ये दोनों सेम टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेंगे? तो इसका आंसर है ये है कि ये सेम टाइम पर ग्राउंड में पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर दोनों जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो सेम एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कितना है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हर एक सेकंड के बाद दोनों की वेलोसिटी इक्वल इंक्रीज होगी, तो दोनों सेम टाइम पर ग्राउंड पर आकर हिट होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अगर एयर की रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट किया हुआ है तब ऐसा होगा। ठीक हो गया? उसके अलावा ऐसा पॉसिबल नहीं है। Now we have a last topic of your book which is graphical analysis of motion. अब ये जो graphical analysis है ये क्या है? तो ग्राफ बेसिकली हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। जब दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिलेशनशिप है अगर हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करें तो इसको हम नाम देते हैं ग्राफ का। ये डेफिनेशन यहाँ लिखी भी गई है, ये देखें अगर आप लोग, तो ये लिखा है कि ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। और इस चैप्टर के अंदर जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है स्पीड टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक हो गया? अच्छा, यहां मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बताते चलूं कि जो डिस्टेंस टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, इट डजंट मैटर। ठीक है? तो आपने इसमें स्पीड और वेलोसिटी में यहां ज्यादा फर्क नहीं करना, कि ये नहीं कहना कि डिस्टेंस टाइम है तो हम इसको स्पीड कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो तभी हम वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन पता है आप लोगों को ऑलरेडी, लेकिन अगर स्पीड जैसे यहाँ डिस्टेंस टाइम है तो यहाँ इन्होंने वेलोसिटी लिख दिया तो इट्स ओके, ये कोई इतनी वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जस्ट हमने डायरेक्शन नहीं देखनी, जस्ट मैग्नीट्यूड को डील करना है, इस वजह से हम यहाँ इसको ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, अब देखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है कि हाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर हमेशा आप लोगों ने जो एक्स एक्सिस होता है इस पर टाइम की वैल्यू प्लॉट करनी है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ये कन्वेंशन है, आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है कि टाइम की वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको आपने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो प्लॉट करना है। और दूसरा जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस वजह से इसको वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करना है। नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां एक हमारे पास स्लोप आ रही है, एक लाइन आ रही है। ये लाइन किसको शो कर रही है? तो देखें, ये जो स्लोप है बेसिकली ये किससे मिलकर बनी है? ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बनी है। तो याद रहे कि डिस्टेंस और टाइम आप पढ़कर आए हैं कि क्या चीज होती है? स्पीड होती है। तो ये जो इसकी स्लोप होगी बेसिकली वो हमें इंडिकेट करेगी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये जो लाइन आती है, यानी ये जो स्लोप आती है, ये बेसिकली हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है। देखें, अगर ये ज्यादा स्टीपर है तो हायर हायर स्पीड होगी। स्टीपर का क्या मतलब है? आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि अब जैसे ये है, इससे ज्यादा अगर मैं स्टीपर बनाऊं तो अगर ये इससे ज्यादा स्टीपर बनती है तो ये ऐसे चली जाएगी, ये ज्यादा स्टीपर है। ठीक है? और अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये लेस स्टीपर है, यानी जेंटल स्लोप है, इसको हम जेंटल स्लोप कहेंगे। यानी आप आसान लफ्जों में यूं कह लें कि जितना ये एक्स एक्सिस के साथ होगी उतना जेंटल स्लोप होगी, और जितना ये वाई एक्सिस की तरफ होगी उतनी स्टीपर स्लोप होगी। और अगर जेंटल स्लोप हुई तो इसका मतलब है लोअर स्पीड, और अगर स्टीपर स्लोप हुई तो इसका मतलब है कि हायर स्पीड। ये लाइन हायर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया? और इसी तरह से अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे आ जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, अभी हम आगे देखते हैं इसको, लेकिन अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाती है, यानी ये टाइम एक्सिस के ऊपर ऐसे आ जाता है, डिस्टेंस टाइम को जब हम वैल्यू प्लॉट करते हैं तो इस तरह एक लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि स्पीड जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट रुका है। ये अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि बिल्कुल ऐसी लाइन आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से ऐसे नहीं आ सकती, और ये मैक्सिमम ऐसे स्टीपर होती जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल वाई एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकती। इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी अनडिफाइन हो जाएगी स्पीड। अब आगे हम चलते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, ये जो फिगर है ये आपकी बुक से ही ली गई है, फिगर 2.13, और इसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स हैं और हर एक ग्राफ को हम समझते हैं कि हर एक ग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं ये किसको, यानी ये जो स्लोप्स हैं ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रही हैं। तो देखें, ये जो लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल है टू द टाइम एक्सिस। तो अगर कोई लाइन, यानी ये जो स्लोप है ये बिल्कुल पैरेलल आ जाए टाइम एक्सिस के, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, वो चल ही नहीं रहा। देख भी सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मार्क भी कर दूं, मैं कह दूं कि ये 30 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, वैसे यानी ये 20 मैं कह दूं इधर, ठीक है, इधर 10 कह दूं, ठीक हो गया, और इधर नीचे 0 लगा हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो 0, 10, 20, 30, अब 30 का डिस्टेंस था, हमने टाइम नोट करना शुरू किया तो टाइम बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ ऐसे, लेकिन जो है वो आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस 30 बेस पूरी लाइन क्या बता रही है कि ये इसको टच कर रही है, तो 30 का ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जीरो स्पीड है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो आपने वैसे भी माइंड में रखना है कि अगर एक पैरेलल लाइन आ जाए टाइम एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका है। अब इंक्लाइंड लाइन आ गई है बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उतना ही टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसे अगर लाइन आ जाती है इंक्लाइंड, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसी तरह से अगर ये इस तरह से कर्व आ जाए, ठीक है, और ये कर्व इस तरह से आए जैसे कि आप यहाँ इस फिगर के अंदर देख रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड, यानी स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है। लेकिन अब यहां देखें कि ये जो स्पीड है वो आगे किस तरफ कर्व होकर किस तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखें, ये कर्व होकर किस तरफ जा रही है, आगे जाएगी तो ये डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी। तो अगर ये कर्व होकर वाई एक्सिस की तरफ ये जा रही हो, यानी आप इसको देखें ना, सी बनाए, पूरा सी आपने बनाना है, इसको आगे आगे बनाते जाएंगे तो ये ऐसे आगे चली जाएगी इस तरफ। तो अगर ये कर्व होकर वाई एक्सिस की तरफ जा रही हो तो इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है, और अगर ये कर्व होकर एक्स एक्सिस यानी टाइम के एक्सिस की तरफ जा रही हो तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो अब आपने देख लिया कि स्पीड इंक्रीज का कैसे आएगा, स्पीड डिक्रीज का कैसे आएगा, ठीक हो गया। और स्पीड जीरो कब होगी और कांस्टेंट स्पीड कब होगी। तो ये चार ग्राफ हैं जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अब आप देखें तो स्पीड टाइम ग्राफ को देखें तो यहां देखें कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके अंदर हमने टाइम की वैल्यू को प्लॉट करना है, और वाई एक्सिस के अंदर हमने वेलोसिटी की वैल्यू और यू कैन से स्पीड की वैल्यू। यहां आपने डिस्टिंग्विश नहीं करना स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक हो गया ग्राफ के अंदर। तो स्पीड की वैल्यू को हमने यहां प्लॉट कर दिया। तो देखें कि स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है कि हाउ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी चेंज होती है टाइम के लिहाज से। इसी तरह से अब यहां अगर ये जो स्लोप है, ये हमें क्या दे रही है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम आपको पता है एक्सेलरेशन, तो ये जो स्लोप होगी ये हमें इंफॉर्मेशन देगी अबाउट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर और यू कैन से स्पीड टाइम के अंदर जो स्लोप ऑफ लाइन होती है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है अबाउट एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर यही लाइन हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है अबाउट स्पीड। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां देखें, यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां हम देखने वाले हैं कि ये जो स्लोप है हमारे पास बेसिकली, जो कि हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये अगर स्टीपर है या जेंटल स्लोप है, तो ये इसका क्या मतलब है देखें। तो अगर मैं यहां लगा देता हूं, ये देखें आई एम रियली सॉरी, ये देखें कि ये जो लाइन है ये ज्यादा क्या है, ये ज्यादा स्टीपर है, ठीक है, जो पहले मैंने लगाई, और दूसरी वाली जो है वो ज्यादा जेंटल है। तो जितनी ज्यादा ये स्टीपर होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के लिहाज से, और जितना ये नीचे की तरफ होगी इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर ये बिल्कुल पैरेलल आ जाती है तो उसका मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आए। यहां देखें, अब जिस तरह हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने बिल्कुल सिमिलर ये ग्राफ बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, कि यहां था हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, इससे पीछे हम देख कर आए थे, तब ये लाइन जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब है वेलोसिटी टाइम, अब ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है या इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप देखें कि बिल्कुल पैरेलल लाइन आ जाती है अगर, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है, गाड़ी चल रही है यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि यहां से वेलोसिटी ऊपर नीचे नहीं हो रही, क्योंकि यहां से ऊपर नीचे होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। इस ग्राफ के बिल्कुल किसी एक लाइन पे अगर ऐसे लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अब यहां देखें, ये बिल्कुल इस तरह से लाइन आ गई है, इंक्लाइन लाइन, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इसी के साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये जो कर्व लाइन है ये टूवर्ड वेलोसिटी हो, वेलोसिटी एक्सिस के हो, तो ये हमें इंक्रीजिंग स्पीड का बताएगा, और अगर ये टूवर्ड टाइम एक्सिस के वेलोसिटी कर्व होगी तो फिर हम ये बोलेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आई होप आप इसको समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2 विच इज काइनेमेटिक्स। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम कवर करेंगे आपके एमसीक्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।